आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रघुवीर कुमार स्वर्णकार, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, बीजेपी के खानपुर मंडल प्रभारी थे, जिन्हें गोली मारी गई है। बीजेपी नेता के सहयोगी को भी गोली मारी गई है। खबर है कि स्वर्ण कारोबारी रघुवीर कुमार, जो कि जिन पर 4 की संख्या में आए अपराधियों ने गोली चलाई, खानपुर के सिरोपट्टी की घटना है, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता के सहयोगी को भी गोली मारी गई है। समस्तीपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वर्ण कारोबारी थे रघुवीर कुमार, जिन्हें गोली मारी गई है। घात लगाए अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। स्वर्ण कारोबारी भी थे और ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने है, सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी, अभी इस वारदात के बाद वहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा खानपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और जिसकी हत्या हुई है, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और खानपुर मंडल के प्रभारी थे, जिला कार्य समिति के वो सदस्य और उनके साथ एक सहयोगी जो दुकान में सहयोग करता था, उसके भी हाथ में गोली लगी है। दिलीप कुमार, जिनका इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद यहाँ पे काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं समस्तीपुर के, शशिकांत आनंद से हमारी बातचीत हुई है। उनके द्वारा कहा गया है कि भाजपा इस घटना को लेकर के एक बड़े आंदोलन करेगी। अगर 12 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर समस्तीपुर का चक्का जाम किया जाएगा। और तो क्या कोई फुटेज पुलिस के हाथ में आया है अभी, जो निशानदेही पर पुलिस आगे की कार्रवाई करे? जी, अब तक यहाँ पे अपराधियों की संख्या 4 बताई जा रही है और भाजपा नेता के दरवाजे पर ये घटना हुई है और इसमें लूटपाट की भी बात सामने आ रही है। जो दुकान बंद करके वो आए थे और दरवाजा पे गाड़ी खड़ा कर रहे थे, उसी दौरान 4 की संख्या में अपराधियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गए। अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मौत हो गई और अभी तक पुलिस के हाथ इसमें खाली है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी, लेकिन तो पुलिस क्या बता रही है? पुलिस किस निष्कर्ष पर पहुंच पाई है? क्या उन्होंने परिजनों से तो बात की होगी? क्या ये दुकान पर नहीं बल्कि घर पर आकर अगर गोली अगर मारी गई है, पहले से घात लगाकर बैठे थे, तो किस तरह की, या कोई पुरानी अदावत थी, रंजिश थी, या फिर सिर्फ लूटपाट के इरादे से गोली मारी गई है? जो इस मामले में जानकारी मिली है उसमें 1 साल पूर्व भी इन पर गोली चली थी और उससे भी यहाँ पे पुलिस जोड़ के मामले को देख रही है। लेकिन पुलिस अभी फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। और पुलिस वहाँ के जो खानपुर के थाना अध्यक्ष है दिल कुमार भारती, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। घटना के 3 घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस अभी जानकारी इकट्ठा इसमें कर रही है और अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी इसमें नहीं है। जी, किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जहां पर इनका घर है वहां से थाने की दूरी क्या है और जिस रास्ते से ये लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तो हमें जरा उसके बारे में बताइए कि वो रोड मैप जो है वो क्या कहता है? क्या पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? जी, निश्चित रूप से जो खानपुर और समस्तीपुर का मुख्य सड़क है। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ बीजेपी के नेता है, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के एक लीडर की हत्या की जाती है, उनके सहयोगी को गोली मारी जाती है, क्या कहेंगे प्रेमरंजन जी? प्रेमरंजन पटेल जी, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि जंगल राज बिहार में आ गया, रिटर्न बैक 3 जंगल राज। ये पूरी तरह जो ऐसे आप देख रहे हैं कि सरकार बनते ही अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीते हैं और लगातार घटनाएं हो रही है। हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, इस प्रकार की लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मंडल का एक प्रमुख नेता जो हमारा अध्यक्ष रहा है, प्रभारी है, और उसकी हत्या कर देना, ये अपने आप में यह दर्शाता है कि अब बिहार अपराधियों के गिरफ्त में आ चुका है। अब सरकार का कोई नियंत्रण अपराधियों के ऊपर नहीं रह चुका है। अब अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनको यह महसूस होता है कि हमारी सरकार आ गई है, इस सरकार में हमको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन 1 साल पहले भी इनके ऊपर हमला हुआ था प्रेमरंजन पटेल जी, 1 साल पहले भी इन पर हमला हुआ था, तब ये बाल बाल बच गए और इस बार फिर से हमला हुआ जिसमें इनकी मौत हो गई।
तो लगातार इन पर हमले हो रहे थे, कोई थ्रेटनिंग या फिर कुछ धमकियां दी जा रही थी, इस बारे में कभी कोई चर्चा की गई इनकी तरफ से? नहीं, ये जानकारी तो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन को जिस प्रकार से सतर्कता बरतनी चाहिए थी, प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था, वो प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर सकी। हमले हो रहे थे अपराधियों के द्वारा, इनसे रंगदारी की भी जो ऐसे घटनाएं हो रही थी, और जिसके कारण जो ऐसे ये घटनाएं अंजाम। अब जब तक सरकार थी तब तक जो ऐसे उस सरकार में जो ऐसे अपराधी थोड़ा सा दहशत में रहते थे, थोड़ा सा भयभीत की हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन आज अब उनको कोई भय नहीं रह गया। अपराधियों को लग रहा है कि अब कुछ भी करेंगे तो हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, हमारी अपनी सरकार आ गई है। आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई पुरानी रंजिश की कोई बात सामने आई है? अभी तक आपके बड़े नेताओं से कुछ आपकी बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक ये पता नहीं चल सका है रंजिश का, लेकिन हाँ, उनके ऊपर जो ऐसे पहले भी हमले हुए थे और रंगदारी का मांग भी किया गया था उनसे, कई बार जो ऐसे किया गया था। प्रशासन को इस बारे में आगाह भी किया गया था। प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं किया। अपराधियों पर अगर शिकंजा कसा जाता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये खबर खासकर पुलिस के कान खड़े करने के लिए काफी है कि ये हो क्या रहा है। जब गोली मारी जा रही है वो भी घर पर आकर एक कारोबारी की, बीजेपी लीडर की, तो बाकी लोग सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल पर अपना पक्ष रखते हुए बिना नाम लिए नित्यानंद राय पर हमला बोला। अब बीजेपी के नेता तेजस्वी पर हमलावर हैं। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, बिहार है, ठंडा कर देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम का ये बयान 25 अगस्त का है। तेजस्वी गुरुग्राम के मॉल मामले में अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान तेजस्वी ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार के एक मंत्री पर निशाना साध दिया। कहा ठंडा देंगे। आप पहले तेजस्वी का बयान सुन लीजिए। और इस भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। एने ओने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को, बिहार है। तेजस्वी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय थे। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का कहना है कि ऐसी भाषा बताती है कि कुर्सी की गर्मी दिमाग तक पहुंच चुकी है। कि भाषा का प्रयोग हुआ, ठंडा देंगे, शांत कर देंगे, ये एक डिप्टी सीएम के मुंह से निकले हुए शोभा नहीं देता। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी तेजस्वी यादव से सवाल किया है, आखिर तेजस्वी को यादव समाज के दूसरे नेताओं से क्या दिक्कत है? क्या उनके परिवार वालों को वो धमकी दे रहे हैं कुछ करने की? उन्होंने पत्रकारों को धमकी दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का सपना देखने की कॉपीराइट रिजर्व करा लिया है? बिहार में बीजेपी के सरकार से बाहर और आरजेडी के सरकार में शामिल होने के बाद से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बयानों की गर्मी ठंडा कर देने और कुर्सी की गर्मी दिमाग तक पहुंच जाने तक पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फराह खान और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। के ठंडा कर देने वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पुतला फूंका और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही तेजस्वी से जनता के बीच जाकर माफी मांगने की मांग की। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि केंद्रीय मंत्री लाइन पर आ जाएं, नहीं तो ठंडा कर देंगे। बिहार की सियासत अब झारखंड की सियासत को लेकर भी गर्म है। कल तक के साथी आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जेडीयू के ललन सिंह ने बीजेपी पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का हवाला देते हुए तीखा प्रहार किया, तो सुशील मोदी ने ललन सिंह की पुरानी फाइल ही खोल दी। बिहार की सियासत का तवा ठंडा होने की बजाय दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शीत युद्ध जारी है।
अपने ट्विटर हैंडल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है और लिखा है, झूठ, फरेब और चरित्र हनन के प्रयास का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के नेतागण पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ें। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले ललन सिंह के बारे में सुशील मोदी ने पुरानी फाइल खोलने में देर नहीं लगाई और पूछा कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करें कि लालू प्रसाद निर्दोष है और उनके विरुद्ध किए गए सारे कागजात फर्जी हैं। जो 3 माह में बदल गए, उन्हें दूसरों पर तंज कसने का क्या हक है। लालू परिवार या लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है, उसके लिए केवल अकेले आप जिम्मेवार हैं। अगर IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव बेल पर हैं तो उस घोटाले के कागज आपने CBI को उपलब्ध कराया। आप गए कोर्ट के अंदर, और जहाँ तक नौकरी के बदले जमीन का मामला है तो 2007 में आप शरद यादव जी के साथ मिलने गए थे मनमोहन सिंह से, और आपने सारे कागजात उपलब्ध कराए। तो कागजात आपने उपलब्ध कराए, CBI के पीछे आप लगे रहे, कोर्ट में आप गए, पल पल की निगरानी करते रहे, और आज आपने हाथ मिला लिया तो कह रहे हैं कि बीजेपी और जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। सुशील मोदी जेडीयू पर प्रहार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के दोस्त होने के नाते शुक्रवार को पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने आगाह भी किया था। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो वो राजद का है। इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए। जाहिर है बिहार की सियासत में शीत युद्ध अभी और तीखा होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। निगरानी की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर संजय कुमार राय के ठिकानों पर छापेमारी की। संजय कुमार राय के पटना और किशनगंज आवास से करोड़ों रुपए कैश के साथ जमीन के कागजात और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्ट इंजीनियर के घर निगरानी का छापा, काली कमाई का कुबेर निकला संजय कुमार राय, नोटों के बिस्तर और नोट की दीवार। ऐसी बात कथा कहानियों में तो आपने बहुत सुनी होगी, आज देख भी लीजिए। देखिए इस नोटों के ढेर को। 500 की गड्डियां हैं, 2 हजार की गड्डियां हैं, कुछ गड्डियां 200 की भी हैं। उससे छोटे नोटों की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये काली कमाई से जमा किए गए संजय कुमार राय के नाम के अधिकारी का काला खजाना है। संजय कुमार राय के हम घर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुपए, जेवरात और बैंक से जुड़े कागज, जमीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागज यहाँ पर मिले हैं और उसकी जांच निगरानी की टीम के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से छापेमारी हुई है, और ये देखिए रुपयों का जो बंडल है ये बता रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। संजय कुमार राय ग्रामीण विकास विभाग का इंजीनियर है जो किशनगंज में तैनात है। संजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज है। मामले की जांच के लिए निगरानी की टीम ने संजय कुमार राय के पटना के रूपसपुर स्थित आवास और किशनगंज के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में जो कुछ मिला वो निगरानी के अधिकारियों के भी होश उड़ाने वाला है। संजय कुमार राय काली कमाई का कुबेर निकला। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है जो डिफरेंट बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सेविंग अकाउंट्स बहुत सारे हैं, उन सब का जो खंगाला जा रहा है उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन ही दे पाएंगे फिगर। इसके अलावा ज्वेलरी जो है अच्छे खासा अमाउंट में हम लोग को रिकवर हुआ है। गोल्ड ज्वेलरी और कुछ डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड लग रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किशनगंज और पटना में कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है। इसके अलावा छापेमारी में सोने, चांदी और हीरे के गहने, जमीन के कागजात और ढेर सारे पासबुक भी मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोनों जगहों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। किशनगंज में तो नोटों को गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ गई। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद हर नई छापेमारी में
पिछली छापेमारी से ज्यादा काली कमाई सामने आ जाती है। ये बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरी हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। गुंडा बैंक के खिलाफ भागलपुर में चौथे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। आईटी की टीम ने हरिओम ज्वेलर्स के अकाउंटेंट कुंदन झा के घर छापेमारी की और इसके अलावा हरिओम ज्वेलर्स के सीए रवि जालान और मालिक जो कि राजेश वर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। और आपको ये बताएं कि रवि जालान के घर छापेमारी में 24 लाख और पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर से 200 किलो चांदी और 28 लाख कैश बरामद हुए थे। साथ ही जमीन के कई प्लॉट के कागजात भी बरामद हुए हैं। और 4 दिन पहले हरिओम ज्वेलर्स के बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी शोरूम में आईटी की छापेमारी एक साथ शुरू की गई। हरिओम ज्वेलर्स के मालिक पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के कई रिश्तेदारों और करीबियों के यहां भी छापेमारी की गई। बड़ी बात यहां यह है कि भागलपुर के शोरूम में आईटी की टीम को हिसाब में 40 से 50 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला। और आपको यह बताएं कि गुंडा बैंक का मुख्य धंधा कर्ज देकर जबरन जमीन पर कब्जा करना था, जिसके लिए कई लोग शिकार बने। आईटी की टीम ने राजेश वर्मा से वैसे तमाम प्लॉट्स के कागजात भी मांगे जो उनके या फिर उनके परिवार के नाम पर हैं। तय समय में कागजात नहीं देने पर अगर बाद में उन प्लॉट्स का पता चलता है तो संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। गुंडा बैंक को लेकर इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड जो है भागलपुर सहित कई जिलों में और कह सकते हैं कि राज्यों में चल रही थी पिछले 4 दिनों से, और आज भी जो है लगातार जारी है। आज सुबह से जो है इनकम टैक्स की टीम ने जो सीए हैं रवि जालान, उनको लाकर पूर्व डिप्टी मेयर के आमने सामने कर बातचीत की थी और पूछताछ उनसे की गई थी। वहीं जो कुंदन झा हैं, ये हरिओम ज्वेलर्स के जो अकाउंटेंट हैं, इनको बुलाया गया था और इनसे भी काफ़ी पूछताछ की गई और उनके घर पर भी इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी थी और वहाँ भी जाकर छानबीन की गई थी। जो इनके प्रतिष्ठान थे वहाँ जो छापेमारी की गई थी उसमें 40 से 50 करोड़ रुपए का अंतर हिसाब में आ रहा है। वहीं अधिकारी का कहना था कि अगर ये 5 से 6 दिन के अंदर ज़मीन का ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो ऐसे ज़मीनों को इनकम टैक्स पता करके सीज करेगी और उसकी कार्रवाई करेगी। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ये कार्रवाई यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी खबर जो आज आपको बता रहे हैं हम, कुछ सूत्रों के अनुसार बिहार आर्थिक अपराध की टीम भी जो है भागलपुर पहुंच चुकी है और वो भी अब देखने वाली बात है कि इस मामले में जांच करती है या किसी अन्य मामले को लेकर जो है आर्थिक अपराध की टीम यहाँ जांच करती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वर्ल्ड आयरनमैन इवेंट में भारतीय रेलवे के अधिकारी डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने हिस्सा लेते हुए निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही टारगेट पूरा कर लिया। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले सर्जन यानी कि शल्य चिकित्सक बन गए हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 21 अगस्त को आयरनमैन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर तिवारी ने फुल आयरनमैन की दूरी 13 घंटे 6 मिनट में पूरा कर भारत का तिरंगा लहराया। और भारत की ओर से 15 सदस्यीय टीम के सदस्य डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी उत्तर रेलवे के केंद्रीय अस्पताल नई दिल्ली में वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी हैं और दिल्ली पहुंचने पर करनाल सिंह स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बताएं कि आयरनमैन सबसे कठिन एक दिवसीय खेल आयोजनों में से एक है और इस प्रतियोगिता की कुल दूरी 226 किलोमीटर होती है। इसमें प्रतिभागी को बिना रुके 3.8 किलोमीटर ओपन वाटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ 15 घंटे 45 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी इससे पहले भी 2019 में दिल्ली इंटरनेशनल ट्रायथलॉन फुल आयरनमैन प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। आयरनमैन में मैं बताना चाहूंगा कि एक ट्रायथलॉन एक्टिविटी है जिसमें कि 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर ऑफ रन होता है। ये तीनों ही कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है और 15 घंटा 45 मिनट के अंदर जो डेनमार्क का पार्टिकुलरली कोपेनहेगन का मैंने किया, इसका टाइमिंग कट ऑफ टाइम है 15 घंटा 45 मिनट। मैंने 13 घंटा 6 मिनट में फिनिश किया और अपने प्रीवियस टाइम से जो 16 घंटे में किया था अभी हमने 13 घंटे में किया। और मैं जो ये आयरनमैन किया हूँ ये सभी पब्लिक के लिए डेडिकेटेड है कि आप अपने आप को कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और आगे देखिए जोहार झारखंड।